अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ। और स्टेट बैंक के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस और वो क्या उसको कहते हैं पोस्ट कमेंट्स कुछ इस टाइप की डिस्कशंस डिफरेंट ग्रुप्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टेट बैंक किसी ना किसी तरह से रिलेट करता है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, इवन हर इदारे से ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट से हमारी इकॉनमी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो इस वजह से जो है ना, जो इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप बताएं कि जी स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने बेच दिया है आईएमएफ को, मतलब इस तरह की बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं। तो सोचा इस पे आपको थोड़ा सा जो है ना स्टडी करने के बाद जो पॉइंट्स निकले हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट है जी 2021, जो कि चेंजेस हैं 1956 का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है उसमें। उसका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली ये है कि इसको बनाने की रीज़न ये है कि बहुत सारी जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, तीन चार और हैं, जर्मनी है, इनके सारों के स्टेट बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस है। इसकी पूरी एक लिस्ट भी अवेलेबल होती है, आपको इजीली मिल जाएगी इंटरनेट पे। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसको ऑटोनोमस किया गया है, क्योंकि पहले होता था, हमेशा पाकिस्तान में भी यही रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक कॉल करता था या एक लेटर इशू करता था कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा चाहिए, वो नोट छापें, और वो नोट छापते थे। उसका इम्पेक्ट ये होता था जी कि कभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, कभी हमारी वो जो डेफिनेटली जब नोट इजाफी छापते हैं ज़रूरत से, तो उसकी जो डीवैल्यूएशन होती है, उसकी जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती थी। फिर क्या होता था जी, उसको सपोर्ट देने के लिए डॉलर का रेट क्योंकि बहुत बढ़ जाता था, बाकी चीज़ों के रेट बढ़ जाते थे, तो डॉलर को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी कि इजाफी कर्जे लेके तो डॉलर्स उसके सिक्योरिटी के तौर पे रख लेती थी, कुछ पैसे उनमें से वापस कर देती थी कर्ज़ों की वापसी की सूरत में। तो इस तरह से आपकी जो इकोनॉमी है उसका भरकस भी निकल जाता था कि जी बार बार आपने वहाँ से पैसे ले लेके, कर्जे ले लेके, आपने सिर्फ इस वजह से कर्जे लिए हुए कि डॉलर का रेट एक जगह पे स्टेबल हो जाए, और काफ़ी नुकसान होता था इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में भी। और आपको बिजनेसमैन को या इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर को थोड़ा बहुत ये होता था कि सर्टेनिटी हो जाती थी, लेकिन जो आप मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो आम शहरी हैं, लेमन है, उनको फिर टैक्सेस के ज़रिए या फिर लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता पैसा कर्जे इकट्ठे हो के बाद में हम लोगों को ही इजाफी बोझ बर्दाश्त करना है। तो खैर जी, ये तो थे जी मेन पॉइंट जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको ऑटोनोमस करते हैं। अब इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और क्या ये वाकई आईएमएफ को भेज दिया गया है या नहीं, इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंटली जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लियरली बताए जाएंगे कि इससे हमने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करती है, इनके टास्क क्या हैं। क्योंकि अभी तक हवाई चल रही है कि आपने इकोनॉमी संभालनी है, आपने पाकिस्तान की करेंसी की देखभाल करनी है, आपने जी बाकी बैंक्स को मॉनिटर करना है, ये बहुत सारे वेग किस्म की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी। अब इनको क्लियर कट बताया जा रहा है कि आपके रोल्स क्या है। आपने फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो मुनासिब इकदाम करने हैं, आपको फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी होगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे इम्प्रूव करनी है, वो किस तरह से है जी कि अभी उनको कहा गया है प्रीएम्बल में कि जी आप सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी स्टेबिलिटी सिक्योर करेंगे और पाकिस्तान की प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को फुल कैपेसिटी में यूज़ करेंगे। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका कोई मतलब निकलता है या क्या, मतलब किस तरह से? कुछ भी नहीं। तो अब उसको कहा गया जी कि नहीं, डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी भी होगी, मतलब करेंसी की, महंगाई की, इन्फ्लेशन की, वो सारी नज़र चेक एंड बैलेंस ये रखेंगे। दूसरा होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको जिस तरह से भी जो भी एक्शंस लेने हैं, नए करेंसी नोट छापने हैं या करेंसी की वैल्यू को री एनालाइज करना है, वो इस तरह से अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके अलावा है जी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा जो अभी है ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, इनका 100 मिलियन रुपीज़ है, जबकि अब इनको कहा गया कि 500 बिलियन रुपीज़ होगा आपका ऑथोराइज कैपिटल, और पेड अप कैपिटल होगा 100 बिलियन रुपीज़। तो ये एक समझ लीजिए कि इनके पास कैश को और बाकी अपनी फाइनेंसिंग को बेहतर करने के लिए एक बाकायदा फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
इससे बाकी बैंक्स को भी फ़ायदा होगा, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की करेंसी को जो है इवेल्यूएट करने में भी इनमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी। इसके अलावा इनको कहा गया है जी कि आप अपने जनरल रिजर्व्स को अपनी मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ के 8% तक रखेंगे हमेशा। ये पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व्स, मतलब आपने 8% हर हाल में रखने हैं। उसके लिए इनको प्रोसीजर भी बता दिया कि 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स जो हर साल आते हैं उनको अपने पास रिटेन रखें, बजाय इसके कि डिस्ट्रीब्यूट करें, आप अपने पास रिटेन रख लें। और जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंक्रीज करने के लिए या अपने लॉसेस कवर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। मतलब कि जनरल रिजर्व्स पहले अपने मर्जी से जैसे मर्जी इस्तेमाल होते रहते थे, कोई इस पर बार नहीं था। अब उनको क्लियर कट बता दिया गया। इसके अलावा जो है अगर कैपिटल या जनरल रिजर्व्स ज़ीरो से नीचे आते हैं तो बोर्ड एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, उसकी रीजंस बताएगा, शॉर्टफॉल की अमाउंट बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, और फिर वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगा, और फिर फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए उनको फंड्स प्रोवाइड करेगी या कोई इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इशू करेगी इनको कि वो अपना पेड अप कैपिटल 8% तक जो इनको कहा गया है उस लिमिट पे वापस आ जाए। और इसी तरह अभी जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए पहले कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं था कि बस ये कहा गया था जी कि टू बी डिसाइडेड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कहा गया है कि बेस्ड ऑन फार्मूला टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एसबीपी लॉ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट नॉट रिक्वायर्ड। अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए भी गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो जो मेंबर्स हैं जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो है लिमिटेड गवर्नमेंट बोरोइंग, उनको कहा गया था जी कि आपने लिमिटेड गवर्नमेंट बोरोइंग करनी है, लेकिन अब कहा गया है कि कोई नई बोरोइंग गवर्नमेंट की नहीं होगी स्टेट बैंक के थ्रू। इसी तरह कुजाई फिस्कल ऑपरेशंस जैसे कि रूरल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, लोन्स एग्रीमेंट्स और हाउसिंग क्रेडिट वगैरह थे, वो लाजिम थे कि स्टेट बैंक उन पे भी नज़र रखेगा। अब उनको कहा गया है कि आपने ये फोकस नहीं करना। हाँ, अलबत्ता जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे या इनको ज़रूरी है जिससे ये अपनी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह या अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, वो वाले ऑपरेशन ही अभी भी जारी रख सकते हैं। इसी तरह जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे ये बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि जी ये आज़ाद कर दिया, बेच दिया है, उसकी एक ये है कि अभी इनको कहा गया है कि किसी मेंबर पे, किसी ऑफिसर पे, किसी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मेंबर पॉलिसी कमेटी, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट बैंक, किसी पे भी किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकेगी। और इन पे कोई FIA, कोई दूसरा एजेंसी, इदारा इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बना सकेगा जब तक कि इन पे ख़ास तौर पे पता नहीं चल जाता कि ये बुरी इंटेंशन के साथ इन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया, और तब भी ये बाकायदा गवर्नर जो है उनको रिपोर्ट करेंगे, उनसे अप्रूवल लेने के बाद इनके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी चाराजोई हो सकेगी। दूसरा इशू ये है कि जो टर्म्स हैं वो कितनी प्रोवाइड कर दी गई है कि कितने अरसे के लिए है। जहाँ जहाँ पहले 3-3 साल था, अब 5-5 साल के लिए उनको कह दिया गया है। और अपॉइंटमेंट का भी इशू है कि जी अब अपॉइंट कौन करेगा गवर्नर, अब तो किसी के पास इख्तियार नहीं रहा। तो अभी था जी गवर्नमेंट, अब का कह दिया गया है जी कि नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स को गवर्नमेंट सेक्रेटरी फाइनेंस वो नहीं करेगा बल्कि प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन ले लेगा गवर्नमेंट से और सेक्रेटरी फाइनेंस से। इसी तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो पहले था फेडरल गवर्नमेंट करती है, अभी भी वही है। गवर्नर पहले प्रेसिडेंट करता था, अब भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन बस कंडीशन ये ऐड कर दी गई है कि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है। डिप्टी गवर्नर का ये है जी कि पहले गवर्नमेंट करती थी। डिप्टी गवर्नर्स का मैं बता रहा था जी कि वो पहले था कि गवर्नमेंट करती थी और नंबर ऑफ़ डिप्टी गवर्नर्स स्पेसिफाई नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जी 3 डिप्टी गवर्नर्स होंगे और वो गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक की रजामंदी और फाइनेंस मिनिस्टर की कंसल्टेशन के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट पैनल बनाएगी 3 का। तो मतलब कि अभी कोई ख़ास चेंज नहीं है, बस ये है कि अब कंसल्टेशन भी होगी। और इसी तरह जो अब एक और जो जिस पे मैंने कहा था कि क्या जिस पे सबसे ज़्यादा शोर है वो बेसिकली ये है कि अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे जो रिमूव किया जा सकता था, उनको ओहदे से हटाया जा सकता था, वो बोर्ड करता था इनका। अब कह दिया कि नहीं, बोर्ड नहीं करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, वो भी सीरियस मिसकंडक्ट पे। और मिसकंडक्ट कौन डिफाइन करेगा? जो कोर्ट ऑफ लॉ है। इसी तरह एक्सटर्नल मेंबर्स जो हैं कमेटी के,
वो भी पहले बोर्ड करता था, अब कहते हैं जी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन सीरियस मिसकंडक्ट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक डिटरमिन किए जाएंगे। गवर्नर पहले भी प्रेसिडेंट था, अब भी प्रेसिडेंट है, लेकिन अब वो कंडीशन ऐड कर दी गई है, अगेन कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए डिटरमिन होगा कि मिसकंडक्ट है या नहीं है। डिप्टी गवर्नर्स का पहले कुछ नहीं मेंशन था, अब कहा गया है जी कि गवर्नमेंट करेगी, कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक जो डिटरमिन होगा, और रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर विद अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, मतलब गवर्नर इनको हटा सकता है अप्रूवल ऑफ बोर्ड के बाद। एक्सटर्नल ऑडिटर बोर्ड इनका खुद डिसाइड करेगा। जो पहले यही कंडीशन थी, अभी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑडिट कमेटी डिफाइन करेगी, अपॉइंट करेगी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑडिट कमेटी देगी। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा मुस्बत है कि एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए यही होना चाहिए। अब जो ऑडिट कमेटी और चीफ इंटरनल ऑडिटर है, इसके हवाले से है जी कि पहले कोई प्रोविजन नहीं दी हुई थी, अब उसमें भी क्लैरिटी ले आए हैं जी कि ऑडिट कमेटी 3 या मोर जो नॉन एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर्स हैं उन पे मुश्तमिल होगी बोर्ड की तरफ से। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो सारे बोर्ड जो है ना वो डिसाइड करेगा। लेकिन चीफ इंटरनल ऑडिटर का उन्होंने कहा है जी कि वो अब बोर्ड अपॉइंट करेगा, और उसको एम्प्लॉय ऑफ एज ए एम्प्लॉय ऑफ द बैंक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक है कि ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करेगी और ऑडिट कमेटी ही। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इतना ऑटोनोमस करना था तो ये वाला पोर्शन जो है ना इसमें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी। वो बड़ी ज़रूरी थी कि ये अपॉइंटमेंट चीफ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर वो होने चाहिए थे बेसिकली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फेडरल गवर्नमेंट अगर उसका बिल्कुल ही रोल ख़त्म करना था तो फिर वो आपके जो चीफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनके थ्रू होती। सिर्फ रीज़न ये है, या फिर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी जाती जो ये करेगी। उसकी रीज़न ये है कि यही लोग हैं जिन्होंने पॉइंट आउट करनी है आपकी डेफिशिएंसीज, फ्रॉड, जो भी इस तरह के मैटर होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिसकंडक्ट आता है, कोई उसके अलावा आपके SOPs की वायलेशन होती है। तो अगर ये अलग से बाहर के लोग करते तो फिर ये इन पे चेक एंड बैलेंस ज़्यादा बेहतर रखा जा सकता था। और अब जो है मेन यही है कि दूसरा ये है कि अभी बोर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट करता था पार्लियामेंट को इशू, अब कहा गया है जी कि गवर्नर खुद जो है ना एक रिपोर्ट एनुअल फॉरवर्ड किया करेगा, और उसमें बताएगा कि कौन से बैंक ऑब्जेक्टिव्स, कौन से मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सी इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से उनकी अचीवमेंट्स रही हैं इस पीरियड में, वो पूरी डिटेल में बताए। और गवर्नर जो है उसके अलावा पार्लियामेंट किसी सीनियर ऑफिशियल को बुला सकती है कि वो उस सेशन में हाज़िरी भी ज़रूरी बनाए जिसमें ये डिस्कशन होनी है। और ये कम से कम साल में 2 बार कोई ना कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के को ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी के हवाले से रिपोर्ट पब्लिश करेगा। अब पॉइंट ये है कि क्या इन सब पॉइंट्स के बाद आपको लगता है कि IMF को गिरवी रख दिया गया? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, या इससे कोई ऐसा तासुर नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि आपको अपने मुल्क पे, अपने कौम पे, अपने जो इकोनॉमी है, अब ये आप इकोनॉमी तो नहीं कह सकते, इदारों पे इतना भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे होना चाहिए, चलें इदारों पे भी छोड़े, कि हम इस तरह से हमें कोई बेच खरीद नहीं सकता। पॉइंट ये है कि कोई भी दुनिया का मुल्क या कोई इदारा इस तरह से तसल्लुत भी नहीं कायम करता कि ख़रीद ले सारे इदारे पाकिस्तान के, गिरवी रख के वो कर्ज़े लेते हैं, उस पर दबाव बढ़ाते हैं, ये सीधी सी बात है। और वो कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली आपके अपने लोगों की मौजूदगी में, आपके अपने हुक्मरानों के थ्रू। तो ये बात छोड़ दें आपके ये आपने किसी को ख़रीद। और पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हर वक्त साजिशी थ्योरियाँ घड़ते रहना है कि जी ये फ़लाँ एक्ट आ रहा है इसका मतलब है ये हो रहा है, जी नवाज शरीफ बीमार हो गया इसका मतलब है फ़्रॉड है, इमरान खान को कोरोना हो गया है क्योंकि जी इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, मौलाना फजलुर रहमान को कोविड का ख़तरा हो गया है जी, बहुत बीमार है, क्योंकि मीडिया वाले बार बार बुला के कह रहे थे कि जी आओ, जलील कर रहे थे कि आप लोगों का PDM का इत्तेहाद ख़राब हो गया है। मरीम नवाज़ के साथ भी यही हो रहा है। मतलब हर वक्त हर चीज़ में कोई ना कोई हम साजिशी थ्योरी निकाल लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ का लिंक बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से हमें इज्तनाब करना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी जिन्होंने ऐसी बातें कही थी कि जी स्टेट बैंक को भेज दिया गया है। मैंने कहा जी किस पॉइंट के तहत आप कह रहे हो? आपने यकीनन रिपोर्ट पढ़ी होगी। तो आगे से जवाब था कि हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने TV पे सुना है। यानी कि आप अभी तक मीडिया पे बिलीव करते हैं और आप अभी तक साजिशी थ्योरियों में पड़े हुए हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और हम अभी तक वही पुरानी चीज़ें जो 1990 से चली आ रही हैं उन्हीं एटीट्यूड के साथ हम चल रहे हैं, और चाहते हैं जी कि इस मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब भी आ जाए। मेरे ख्याल में अभी हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है।
और ये सियासी बहस मुबासे में एक दूसरे को गाली गलौज से इज्तनाब करने की ज़रूरत है, फिर ही जाके हम कहीं अपने आप को स्टेबल करने की पोजीशन में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।